मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी कमलकांत। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक का जो निवेदन है वो मैं लास्ट में करूंगा आपसे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, पिछले दिनों राहुल गांधी की पर्सनैलिटी के बहुत सारे अंश जो हैं वो सार्वजनिक हुए हैं, बहुत सारे अंश, और उसका जो असर है वो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को जो है बिल्कुल क्लियर करता है। और राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है वो क्यों मैटर करती है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उनकी जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसे ही वो डिसीज़न लेंगे, और वो सारे डिसीज़न जो हैं तो भारतीय जनता पर, भारत की जनता को प्रभावित करेंगे। चाहे वो जनता हिंदू हो, चाहे वो जनता मुसलमान हो, चाहे वो जनता सिख हो, चाहे वो जनता ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको गिनाता हूँ। एक तो सबसे पहला पॉइंट, जो बांग्लादेश की जो चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने ये आरोप उन पर लगाया, जो हेड थी वहाँ पर, बांग्लादेश की जो हेड है शेख हसीना, जिनको अपने देश से भगा दिया गया या वो छोड़कर आ गई, उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछले दिनों जो बांग्लादेश का विपक्षी दल है और जो एंटी इंडियन है उसके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की थी लंदन में, और उसके बाद ये तय हुआ था कि शेख हसीना को हटाना है। शेख हसीना हिंदुस्तान के मित्र हैं, और सरकार किसी की भी हो वो मित्र हैं। मोदी जी की बीवी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो उनके साथ में उनके अच्छे संबंध रहते। मित्रता देशों में है, ना कि व्यक्तियों में। तो ऐसे भारत के मित्र को उन्होंने हटाने में अपनी हामी क्यों भरी, या उनके विरोधी का साथ क्यों दिया, एक बड़ा प्रश्न ये था। दूसरा, जो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी का हिस्सा आया, बांग्लादेश में जो हालात हो रहे थे, जो भी परिस्थितियां बन रही थी, जब से शेख हसीना को हटाया गया, तो जो उनके विरोधी थे, ख़ास तौर से जमायते उलेमा वाले और जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उन्होंने हिंदुओं के घरों को जलाना शुरू कर दिया, हिंदुओं की संपत्ति लूटनी शुरू कर दी, जैसा कि आमतौर पर होता आया है पाकिस्तान में या जम्मू कश्मीर में भी, और तो और जो भारत का हिस्सा है उसमें भी यही होता आया है। और उनकी लड़कियों के उठा लिया, बलात्कार किया। तो इस पर राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, एक वो इम्पोर्टेंट था। और तीसरी जो एक घटना हुई वो हिंडनबर्ग की घटना हुई। हिंडनबर्ग जो कंपनी है जिसमें कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरस का मेन पैसा लगा है, जो वही जॉर्ज सोरस जिसने पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि मैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए 1 अरब डॉलर यानी 100 करोड़ डॉलर एक तरफ रख रहा हूँ, और उन लोगों को दूंगा जो नरेंद्र मोदी को हटाने में भारत की मेरी मदद करेंगे, यानी जॉर्ज सोरस की मदद करेंगे। उसकी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसकी एक रिपोर्ट आई और उस पर जो है राहुल गांधी ने अपना बयान दिया। ये 3 घटनाओं से राहुल गांधी की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत उभर कर सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, और वो किसी भी दिन प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर तो वो मुख्य रूप से हैं ही, तो इसलिए उनके विचार, उनकी मंशाएं, उनके वक्तव्य, उनकी सारी बातें जो हैं वो हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश के भविष्य को प्रभावित करेंगी। इसलिए मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, मैं या कोई एक्स या कोई वाई या कोई अमिताभ बच्चन या कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह के बयान देता तो मैं उसकी केयर नहीं करता, क्योंकि उससे हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता है। वो इंडिविजुअल तरह से ठीक बातें करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अपने घर बैठें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी वो नहीं है। राहुल गांधी के हर बयान से, हर उनकी बात से हमारा जीवन प्रभावित होता है,
हमारे जीवन की सुरक्षा प्रभावित होती है, हमारी बच्चियों, बहनों, माताओं की जो इज्जत है वो प्रभावित होती है, हमारी जो हमने हार्ड अर्न मनी कमाई है, जो भी थोड़ी बहुत ही कमाई है वो प्रभावित होती है, देश का भविष्य प्रभावित होता है, देश के जो शत्रु हैं उनके साथ हमारा भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए मैं राहुल गांधी के बारे में ये बात कर रहा हूँ। साथियों, एक एक करके बात करते हैं। पहली बात पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो शेख हसीना ने कही कि वो एक विदेशी व्यक्ति से मिले, ये तो सीधा मतलब बांग्लादेश के जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो शेख हसीना को हटाना चाहते थे, उस पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी, ऐसा आरोप आया। लेकिन इसका बहुत बड़ा खंडन राहुल गांधी की तरफ से नहीं किया गया। तो एक तरह से उन्होंने मान लिया, क्या शेख हसीना कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, एक देश की हेड है, और वो आरोप लगा रही हैं राहुल गांधी पर, और वो उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। तो बात सच थी क्या? अगर सच थी तो हिंदुस्तानियों के लिए ये डर का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं उनके साथ मिला हुआ है या उनका साथ दे रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी पर ये आरोप लग रहे हैं। पहले जब भी वो लंदन गए हैं, अमेरिका गए हैं भाषण देने के लिए, वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं कि जो मीटिंग्स में अटेंड किया है उन्होंने, वो सारे भारत विरोधी थे और भारत के दुश्मन थे। और वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी अपील की हैं कि यूरोप को क्या हो गया है कि भारत में एक डिक्टेटर बैठा है और उसको हटाने में वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। यानी यूरोप के देश, अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल करें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो राहुल के मनमाफिक हो, और देश की जो राय है, जो लोकतंत्र से उभरती है, जो मताधिकार से बनती है, उसकी कोई वैल्यू ना हो। दूसरा बयान और भी बड़ा खतरनाक है। राहुल गांधी ने जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो पहला भाषण दिया, और उस भाषण के अंदर शिव जी की अभय जो मुद्रा है उसके बारे में लंबा चौड़ा विश्लेषण किया। राहुल गांधी मंदिरों में भी जाते हैं और अपने कोट के ऊपर जनेऊ डालकर जाते हैं। आप जानते हैं जो लोग जनेऊ डालते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण जनेऊ डालते हैं, लेकिन हिंदुओं के हर जो संस्कार होते हैं उसमें वो किसी भी वर्ण से हो, सबको जनेऊ डाला जाता है। लेकिन ब्राह्मण विशेष तौर से रेगुलर रूप से जनेऊ डाल के रखते हैं, और जनेऊ शरीर से, अंग से लगता हुआ एक संस्कार होता है। लेकिन राहुल गांधी उसको कोट के ऊपर डालकर चलते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैं ब्राह्मण हूँ। वो मंदिरों में भी जाते हैं, वहाँ के फ़ोटो दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ। दरअसल राहुल गांधी की जो जाति है उस पर वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं। ऐसा जाति के मामले में भी पिछले दिनों जो है वो स्पष्ट हुआ। उसका कारण क्या है? उनके परिवार का जो फैमिली ट्री है वो उनकी प्रॉब्लम का कारण है। उनके नाना, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके नाना जवाहरलाल नेहरू भी कुछ मुस्लिम समुदाय से उनका संपर्क था या संबंध था, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं एज इट इज़ जो पब्लिक में एक्सेप्टेबल है उसको मानता हूँ और वो बताता हूँ। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हिंदू थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद उनकी जो पुत्री थी, उनकी एक ही संतान थी, इंदिरा गांधी, वो भी कायदे से हिंदू हुई, लेकिन उन्होंने एक पारसी से शादी कर ली। तो उनसे जो बच्चे हुए वो एक पारसी समुदाय और हिंदू समुदाय के इस मिश्रण से उनके बच्चे हुए। उनके दो बेटे हुए, राहुल गांधी और माफ़ कीजिएगा राजीव गांधी उनका नाम रखा गया, और संजय गांधी उनका नाम रखा गया। अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी का जो विवाह था वो एक सिख परिवार की महिला, वो सनातन का ही हिस्सा है, मेनका गांधी से हुआ, और उनके बेटे भी। लेकिन जो दूसरा परिवार था राजीव गांधी का, उन्होंने इटली की एक क्रिश्चियन लेडी से शादी की। इटली, तो उनसे जो संतान हुई वो
राहुल गांधी पैदा हुए और प्रियंका गांधी पैदा हुए। तो राहुल गांधी का जो वृक्ष है, फैमिली ट्री है, उसमें पिता जो हैं वो एक ऐसे माता पिता से पैदा हुए हैं जो पूर्णतः हिंदू नहीं हैं। माता हिंदू हैं, पिता जो हैं पारसी हैं। फिर जो स्वयं राजीव गांधी थे, उन्होंने एक ऐसी महिला से शादी की जो क्रिश्चियन थी, और उनके जो बच्चे हुए वो फिर एक ऐसे पिता से पैदा हुए जो वर्ण व्यवस्था से थे, और उनकी माता क्रिश्चियन थी। आज भी क्रिश्चियनिटी को ही वो अपनाती हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी की कोई जाति नहीं बनती है, क्योंकि जाति के लिए आपको हिंदू धर्म में जातीय वृक्ष से पैदा होना पड़ता है। हिंदू धर्म की जाति बता रहा हूँ मैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, और मेरे हिसाब से ना इंदिरा गांधी ने कुछ गलत किया, ना राजीव गांधी ने कुछ गलत किया। आपका जहाँ मन है आप वहाँ शादी कीजिए, आपका अधिकार है। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते मत मानिए, आपका अधिकार है। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मन से आप चाहे किसी भी धर्म को माने। तो जब राहुल गांधी जो हैं वो बड़े हुए तो उनको अपनी जाति का पता नहीं था। वो हिंदू भी हैं या हिंदू नहीं हैं ये भी उनको नहीं पता था। बहुत सालों तक इस बात की क्लैरिटी उन्होंने नहीं की। लेकिन जब भारत की राजनीति इसी तरह की है, जो धर्म पर भी चलती है और जाति पर भी चलती है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजनीति में शामिल हुए तो बहुत समय तक उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो उनको समझाया गया कि आपको अपना धर्म और जाति का उल्लेख तो करना पड़ेगा, वो एक ड्रॉबैक है और उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू किया, और मंदिरों में वो शिव जी के मंदिरों में ज़्यादा गए और ये बोलने लगे कि मैं शिव भक्त हूँ। और जाति के रूप में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का ब्राह्मण हूँ। तो कश्मीर के ब्राह्मण वो कैसे हो गए, इसका कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं मिलता है हिंदू वर्ण और जाति व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि उनके पिता तो स्वयं हिंदू नहीं हैं, माता भी हिंदू नहीं है। पिता भी वर्ण व्यवस्था से हैं, मतलब जो जिसमें मिलजुल कर विवाह होता है, दो अलग अलग समुदायों या संप्रदायों में विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसे वर्ण कहा जाता है। मैं गलती हो सकता है कर रहा हूँ तो उसको माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसके लिए एक शब्द है, गीता में भी दिया हुआ है, और उसके लिए मेरे दिमाग उतर रहा है इसलिए मैं वर्ण का नाम ले रहा हूँ। तो साथियों, अब राहुल गांधी के लिए ये दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये है कि अगर वो अपने आप को हिंदू मानते हैं तो उनको हिंदुओं का जब खून बहे, जब उनकी बेटियों को उठाया जाए, जब उनके संपत्ति को लूटा जाए तो उनको दर्द होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को होता है, हर व्यक्ति को लगभग होता है, ये एक नेचुरल फीलिंग है। चाहे आप मतलब कहीं के रहने वाले हैं, आपको ये दर्द होगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे समुदाय के साथ हो रहा है। वैसे तो ये एक मानवीय फीलिंग है, किसी भी व्यक्ति पर इसलिए हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी डिफरेंट वर्ग से है, डिफरेंट समुदाय से है, डिफरेंट जाति से है, तो उसके ऊपर कोई इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन वो इंसान तो है ना, तो आदमी का सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है, उसके बाद उसके अपने धर्म आते हैं, और इंसानियत का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो कि इस दुनिया में अभी नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्या, एक ख़ास रिलीजन जो है वो चाहता है कि दुनिया में हमारा रिलीजन ही फैले और बाकी सब मारे जाएं। उनमें ख़ास तौर से इस्लामी कट्टरपंथी हैं, छुपाने की कोई बात नहीं है। तो जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो राहुल गांधी का एक बयान आया। उस बयान के अंदर ना तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कोई चिंता व्यक्त की गई, ना ही हिंदुओं के लिए कोई चिंता व्यक्त की गई।
तो ये एक बड़ा विषय है। ये हिंदुस्तान है, हिंदूज जो हैं वो बहुत सहनशील हैं, ऐसी बातों को ज़्यादातर हिंदू इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए इन पर बवाल नहीं उठता। अगर कोई भी और देश होता तो अभी तक राहुल का एक तरह से जो है जीना हराम कर दिया गया होता कि तुमने हिंदुओं को लेकर बयान क्यों नहीं दिया। तो राहुल के मन में हिंदुओं के लिए कोई दर्द नहीं है, ये बात इससे तय होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। दूसरा एक मामला जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक और रिपोर्ट आई। पहले भी हिंडनबर्ग 2-3 रिपोर्ट दे चुका है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही राहुल गांधी जो उछलने लगे बिना उसकी सच्चाई जाने कि हिंडनबर्ग का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया की, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि वो सोरस की कंपनी है और ख़ास तौर से वो इंडिया की इकॉनमी को ख़राब करना चाहता है और पैसे बनाना चाहता है। पिछली बार भी उसने एक रिपोर्ट जो सच नहीं निकली उसके आधार पर लाखों करोड़ रुपए बनाए थे, इस बार भी वो बनाना चाहता था, लेकिन इंडियन पब्लिक ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने उसको इग्नोर नहीं किया, उसके ऊपर बयान दिए जिसका जनता में कोई असर नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, जो मार्ग उन्होंने पकड़ा है, वो मार्ग इस देश के लिए तो सही नहीं है, ना इस देश के लिए सही है, ना इस देश की जनता के लिए सही है। हिंदुओं के लिए आखिरकार वो बोलते क्यों नहीं हैं? अगर हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते तो शिव जी के मंदिर जाते क्यों हैं? शिव जी की फोटोएं उठाकर क्या वो ढोंग करते हैं? क्योंकि उनके मन में हिंदू धर्म के लिए कोई दर्द नहीं है। जिस शिव जी की वो पूजा करते हैं, उस शिव जी के मंदिरों को बांग्लादेश में ढाया गया, तो उनके मुंह से एक भी आवाज़ क्यों नहीं निकली कि हिंदुओं, बांग्लादेश के लोगों, मंदिरों को मत ढाओ, वहाँ मेरे आराध्य देव शिव जी हैं। तो क्या जो आपके आराध्य देव हैं उनके लिए भी आप नहीं बोल सकते? तो आप किस तरह के व्यक्ति हैं? हम आप पर क्यों विश्वास करें कि कल हम संकट में आएंगे तो आप हमारे लिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं? तो साथियों, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा होता जा रहा है कि किस तरह राहुल गांधी ने अपनी एक लाइन तय कर ली है। उस लाइन में उन्होंने 2 लोगों को पक्का कर लिया है, एक माइनॉरिटीज़, खास तौर से मुस्लिम, कि ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, मुझे इनका वोट चाहिए, और दूसरा वो वाले लिब्रांडो लोग कहते हैं, हालांकि एक अच्छा शब्द नहीं है, लिबरल प्लस एक गाली से बना हुआ शब्द है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो लिब्रांडो जो लिबरल हैं और हिंदुओं का, जिनको हिंदुओं के दुखों पर आंखें में नीच लेते हैं और बाकियों के लिए चिल्लाते हैं, इस तरह का दोगला व्यवहार है, उन हिंदुओं का वोट उनको मिलेगा। बस ये 2 वोटों पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी राजनीति को फिक्स कर लिया है। साथियों, इस पर मैं अलग से एक वीडियो करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल राहुल का जो चरित्र सामने आया है, चरित्र मतलब जो उनका राजनीतिक चरित्र सामने आया है, वो चरित्र बिल्कुल साफ है कि वो देश के हित में नहीं है। पहले भी वो एक बार ऐसा समझौता चाइना से कर चुके हैं जिसका डॉक्यूमेंट उन्होंने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। क्या वो चाइना की मदद करेंगे? और वो हर ऐसी बात करते हैं जो चाइना की मदद करती है। तो साथियों, ये था पूर्ण उनका चरित्र जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों की घटनाएं हैं और उन घटनाओं के अंदर इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी निकल रही है जिसमें हिंदू का खून नहीं है, लेकिन मुस्लिम का खून उनको जान से ज़्यादा प्रिय है। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। तो क्या हमको एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हम सुरक्षित रहेंगे? मैं अपने हिंदू भाइयों से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे किसी नेता के हाथों में सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि हम तो हिंदू हैं और शिव हमारे आराध्य देव हैं, तो शिव के मंदिर पर जब कुछ भी होता है, कोई भी हमला होता है, कोई भी उसका अनादर करता है, कोई भी उसका अपमान करता है, कोई भी उसको गिराता है, तो हमें तो दर्द होता है। चाहे हम शिव जी का फ़ोटो हाथ में लेकर बाज़ार में नहीं घूम रहे हैं राहुल गांधी की तरह, लेकिन दर्द हमारे दिल में ज़रूर होता है। तो राहुल गांधी जी, क्या आप इस बात का जवाब देंगे? मेरे साथियों,
आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।